आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है संभल से जुड़ी। जी हां, हम देख चुके हैं उदयपुर फाइल्स आ चुकी है, बंगाल फाइल्स आ चुकी है, कश्मीर फाइल्स आ चुकी है, केरला स्टोरी आ चुकी है, जिसके बाद में अब बारी है संभल की। जी हां, निर्माता की तरफ से जो प्रोड्यूसर है उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब वो संभल फाइल्स बनाएंगे और संभल में ही उसकी शूटिंग की जाएगी, जिसको लेकर तमाम विरोध हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये विरोध, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जनता से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण खबर, जहां कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि ये जनता का पैसा है, आप अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल ना करें। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी नेता की मूर्ति बनवाने को लेकर के, लेकिन उसको लेकर कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई। आखिर क्या है पूरा मामला वो भी बताएंगे आपको विस्तार से। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां के वीजा का रेड कारपेट। जी हां, इससे पहले हम देख चुके हैं कि सीधे तौर पर आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जो नई वीजा की पॉलिसी लाई गई उसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया परेशान थी, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको वीजा के लिए एक मोटी भारी भरकम फी देनी पड़ रही थी। लेकिन इसके साथ ही अब चीन की तरफ से एक A1 वीजा लाया गया। आखिर ये किस तरीके से करेगा मदद और किस तरीके से कंपेयर करके देखा जा रहा है, इसको बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। यूं तो मनोरंजन जगत में कई फिल्में बनती हैं, पर उनमें से कुछ फिल्में सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं, और ऐसी ही एक फिल्म को लेकर विवाद इस समय छिड़ा हुआ है, और ये फिल्म है उदयपुर फाइल्स। जहां एक और इस फिल्म पर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता ने संभल दंगों पर आधारित फिल्म संभल फाइल्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस फिल्म का विरोध किया है और कहा है कि पहले फिल्में मनोरंजन के लिए बनती थी, लेकिन अब फिल्म में भी राजनीति घुस गई है। फिलहाल अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सच्चाई को दिखाने पर डर कैसा है। दरअसल निर्माता के अनुसार अगर हम देखें तो ये फिल्म 1978 संभल दंगों पर आधारित होगी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संभल दंगों का सच आएगा सामने। जी हां, संभल दंगों का जो ये सच है वो बहुत जल्द ही सामने आएगा, और निर्माता अमित जानी है जिन्होंने ये ऐलान किया है। इतिहास को सामने लाया जाएगा, ये बात अमित जानी की तरफ से कही गई। इससे पहले उदयपुर फाइल्स वो बना चुके हैं और अब संभल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग भी संभल में ही होगी। संभल फाइल्स जब बनेगी तो इस फिल्म की शूटिंग भी संभल में ही की जाएगी और ये फिल्म सच पर आधारित होगी, ये बात निर्माता की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डटा रहूंगा और अपने काम करता रहूंगा। उदयपुर फाइल्स के बाद में अब संभल फाइल्स की बारी है। फिल्म के विरोध में हालांकि संभल के जो सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो लगातार विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और विरोध करते हुए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समाज बांटने वाली फिल्में ना बनाई जाएं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की फिल्में आएंगी तो कहीं ना कहीं समाज में द्वेष भी फैलेगा, अशांति भी फैलेगी। आखिर क्यों विरोध में उतरे समाजवादी पार्टी के सांसद, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है। धर्म के नाम पर बांटने के लिए इस प्रकार की अगर कहानियां लाकर के प्रयास किया जाएगा तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे संवैधानिक देश होते हुए इस प्रकार की फिल्में बन रही हैं। मैंने तो मांग की थी ऐसी मूवियों पर आगे बनना तो बहुत दूर की बात है, जो मूवियाँ पहले बनी हैं उस पर ही पहले के सरकार को सेंसर बोर्ड को उस मूवियों को रोक देना चाहिए था, जिससे उन लोगों का नुकसान होता जो इस प्रकार की मूवी बना रहे हैं और उनको सबक मिलता आने वाले समय के अंदर कि समाज को बांटने की जो बात करेगा उसका इस देश के अंदर भला नहीं होगा। और आने वाले समय में क्या मकसद बनता है इस प्रकार की मूवी? आप मूवी बनाओ, किसने रोका?
लेकिन एक उसका परंपरा एक तहत इस चीज़ की होनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि देश को तोड़ने की बात होनी चाहिए। तो जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना, जो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड लगाम क्यों नहीं लगा रहा है और आखिर इन फिल्मों की जरूरत क्या है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई फिल्में आ चुकी हैं, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फिल्में आई हैं उसमें मुख्य तौर पर नाम आता है द कश्मीर फाइल्स का। बताएंगे आखिर कौन कौन सी फिल्में आ चुकी हैं अभी तक सामने, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वही बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक निर्माता की तरफ से संभल फाइल्स का ऐलान किया गया है कि वो बहुत जल्द संभल में जो दंगे हुए थे उन दंगों को लेकर, उन दंगों पर आधारित एक फिल्म बनाने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से इस फिल्म को लेकर विरोध भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार पर आधारित है और इसके रिलीज होने के बाद ही ये विवादों में घिरती हुई नजर आई थी। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है द केरल स्टोरी, जिसमें जबरन धर्मांतरण की कहानी, 4 लड़कियों की कहानी जिसमें दिखाई गई थी और इस फिल्म काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था। उसके बाद में अगली जो फिल्म है वो है द बंगाल फाइल्स। और बंगाल फाइल्स की जब हम बात करें तो इस फिल्म में 1946 में जो दंगे हुए थे पश्चिम बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में लग रहा है, वहां पर दंगे हुए और भारत के विभाजन पर यह पूरी फिल्म जो है वो आधारित है और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म का खासा विरोध भी देखने को मिला। और अगली फिल्म उदयपुर फाइल्स, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, 2022 में जो दर्जी कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उस पूरे घटनाक्रम पर यह फिल्म आधारित है। और इस फिल्म को लेकर कोर्ट में काफी लंबा केस भी चला और उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया है और पूरे देश भर में इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, देखिए बहुत सीधी सी बात है, जब इस तरह की कोई भी फिल्म बनती है तो उसका विरोध होना लाजमी है, क्योंकि वो फिल्म सत्य पर आधारित है। लेकिन आखिर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क, उनको किस प्रकार की समस्या है, परेशानी है, जो वो इसके विरोध में है और वो चाहते हैं कि सच पूरे दुनिया के सामने ना आए? आखिर सच से वो क्यों डरते हैं? देखिए, संकट पूरे जो इस तरीके के लोग हैं उनका यही है कि सच सामने नहीं आना चाहिए। 45 से कैसे 15%, 16% वहां हिंदू रह गए, क्या क्या घटित हुआ, किस तरीके के नरसंहार किए गए, कौन लोग थे पीछे। आपको बता दें कि संभल के डीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वहां जमीनें हैं उनके कागज फाड़ दिए गए और वो कागज ऊपर तक फाड़ दिए गए। उनको दोबारा तय कर किया जा रहा है कि कौन जमीन किसकी है, कौन से कहाँ स्थान से, वो सारी चीजें तय करके कागज लगाए जा रहे हैं। तो एक प्लानिंग है। अगर संभल एक
नमूना है कि संभल एक सिंबॉलिक है कि संभल में इस तरीके की घटनाएं हुई, कई और जगह है। तो जो सच सामने आएगा, तो जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये लोग करते हैं, वोट की राजनीति के लिए एक समुदाय को इकट्ठा करते हैं कि वहां नगर पालिका क्षेत्र में कोई दूसरा न बसने पाए, मोनोपोली रहे अपनी, तो वो सारी चीजें जब सामने आएंगी, तो शायद दूसरा पक्ष भी देखेगा कि किस अन्याय के साथ हम लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, तो वो चीजें भी सामने आएंगी। हमें लगता है इसको लेकर के डर। लेकिन इसके साथ ही रामेंद्र, देखिए इतिहास तो हर किसी को पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या कुछ हो चुका है, और अगर वो इतिहास सामने आ रहा है तो फिर डर किस बात का है? क्यों उस इतिहास को सामने नहीं लाया जा रहा, और क्यों इसके पीछे तमाम बहाने लगाए जा रहे हैं, तमाम रीजन दिए जा रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं दंगे फैलेंगे, हिंदू मुस्लिम में जो एकता है वो उस पर इसका असर पड़ेगा? आखिर क्यों ये तमाम चीजें हैं, जबकि इतिहास जानने का हक तो हर किसी को है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं फैलेगा। जिन लोगों ने दंगा किया उनका हाथ तक क्या हुआ ये देख लें, इसलिए कोई उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं फैलेगा, पहली बात तो जान लीजिए। दूसरी ये है कि जो इतिहास है उसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इतिहास क्यों किसके बारे में लिखा गया, कम से कम ये तो पता चले। इतिहास तो लिखे नहीं गया वहां का सच तो कभी जो सरकारें थी पिछली सामने आए नहीं। अगर सच सामने आएगा तो वो भी बेनकाब होंगे, जिन लोग इनके पीछे खड़े थे और जो लोग इसमें शामिल थे वो भी बेनकाब होंगे। तो सच से तो डर रहे ना, क्योंकि वोट की राजनीति करने वालों को ये पता है कि 80% जो वोट है वो दूसरे लोगों का है, वो चुनौतियां सामने आएंगी, इसलिए वो सच से डर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रही तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है, और इस याचिका में सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा तिरुनेलवेली जिले में लगाने की अनुमति मांगी गई थी। अब सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि आपके पूर्व नेताओं की प्रतिमा जनता के पैसों से क्यों लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार को राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने की भी सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि बड़ा नाम थे और उन्होंने द्रविड़ आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई। तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री भी वो रहे, जिनकी मूर्ति लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से की जा रही थी। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मूर्ति लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। तो जी हां, मूर्ति लगाने को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा है कि सरकारी खर्च पर आखिर नेताओं की मूर्ति क्यों, जो जनता का पैसा है उससे नेताओं की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। पूर्व नेताओं के महिमा मंडन के लिए आखिर जनता के पैसे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये इस तरीके के तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। तो इसके साथ ही अदालत की तरफ से राज्य सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है और साथ ही उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट के रुख देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल अपनी जो अर्जी है वो वापस ले लिया और अभी बहुत जल्द देखना होगा कि हाईकोर्ट में ये पूरा मामला भी नजर आएगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एम करुणानिधि की जो प्रतिमा है उसे राज्य सरकार लगाना चाहती है, वो भी जनता के पैसे से। कांस्य प्रतिमा और नाम पट्टिका लगाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी एक याचिका के द्वारा। तिरुनेलवेली जिले में प्रतिमा लगाने की ये मांग सरकार की तरफ से, तमिलनाडु सरकार की तरफ से की गई थी और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तमिलनाडु सरकार की जो ये याचिका थी उसको फिलहाल अब खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है कि आखिर नेताओं की मूर्ति लगाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, सबसे पहले तो आसान भाषा में जो आज की सुनवाई हुई वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए तिरुनेलवेली में एक स्थान पर यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एम करुणानिधि, उनकी एक मूर्ति लगाने की बात थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप ऐसी जगह पर लगा रहे हैं पब्लिक प्लेस में जहां पहले से ही ट्रैफिक की और तमाम तरह की दूसरी समस्याएं हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर ये स्टैचू नहीं लगाई जा सकती, इससे इनकन्वीनियंस होगा लोगों को उस पर्टिकुलर जगह को देखते हुए। उसी आदेश के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी जगहों पर मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, हालांकि पार्क में या कुछ खास जगहों पर आप मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन ये मूर्ति ऐसी जगह लगाई जा रही थी जिससे
वहां पर और लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसको यह ना लगाएं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके एक राहत की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उल्टा पड़ा दाम एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन हाईकोर्ट से भी ज्यादा बड़ी टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये की कि आप पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल अपनी पार्टी के नेता के प्रचार के लिए या उनके बारे में जो भी सम्मान है, जो भी चीजें हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए आप पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल करके इस तरह से क्यों मूर्ति यहां पर लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये भी आप देखें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। तमिलनाडु में ये एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और इसको बड़े गर्व के साथ वहां कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले डीएमके के एक कद्दावर नेता ने कहा था कि हमने 65 से ज्यादा मूर्तियां लगाई हैं और 10-12 से ज्यादा मेमोरियल हैं जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने पॉलिटिकल इशू को पूरा करने के लिए पब्लिक फंड्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह राहत जरूर दी कि आप इस याचिका को अगर वापस विड्रॉ करके किसी नए आधार पर हाई कोर्ट में सुनवाई करना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन एक कड़ी टिप्पणी के साथ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और अभी जो स्थिति है वो ये है कि फिलहाल वहां पर ये मूर्ति नहीं लग सकती जब तक कि हाई कोर्ट किसी अन्य आधार पर, किसी दूसरे ग्राउंड्स पर इस मूर्ति को लगाने की इजाजत नहीं दे देता। बिल्कुल विकास, और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसका असर आगे भविष्य में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करती हैं और नेताओं की जो मूर्तियां हैं वो लगाती हैं, तो आगे कहीं ना कहीं उस जो प्रथा बनी हुई आई है उस पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी। सारथी बिल्कुल, देखिए ये हालांकि कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद हमने देखा है कि पार्टी पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। इससे पहले जो चुनाव की जो यहाँ तक की राहत सामग्री वगैरह बांटी जाती है, कई बार राज्यों में इस बात को लेकर के आपत्ति उठी कि जो भी पार्टी सत्ता में है उनके मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का फोटो आता है किस तरह के विज्ञापनों में। कई बार सामग्री जो दी जाती है उस पर, उसकी पैकेजिंग्स पर नेताओं की फोटो होती है, मुख्यमंत्री की फोटो होती है। इन सब बातों पर कोर्ट ऐतराज जताता रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि लोग उनके जो समर्थक हैं इन बातों को पसंद करते हैं। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा कि डीएमके के एक बड़े नेता इस बात को गर्व के साथ बताते थे कि 65 से ज्यादा मूर्तियां उन्होंने स्थापित की हैं राजनेताओं की। और जाहिर है वो सारी मूर्तियां या तो उनकी पार्टी के नेताओं की हैं या समान विचारधारा वाले दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं की। तो ये एक इमोटिव मसला है जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में भले ही थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जब इस तरह की टिप्पणी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं नए रास्तों से, नए तरीकों से वो अपने पुराने नेताओं के महिमा मंडन या उनकी मूर्तियां लगाने या उनके नाम पर योजनाएं चलाने के काम को लेकर के पार्टियां लगातार कुछ ना कुछ नई नीति बनाती रहती हैं और उसको क्रियान्वित करती रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बेहद ही आसान शब्दों में इस पूरी खबर को हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, अमेरिका ने अभी हाल ही में बीते दिनों H-1B वीजा को लेकर एक अहम फैसला लिया था, जिसके तहत अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी, जिससे पूरी दुनिया भर में नौकरी की तलाश में अमेरिका जाने के जो इच्छुक छात्र हैं, युवा हैं और कई तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक बड़ा झटका लगा। और इसी बीच अब चीन ने के वीजा का ऐलान कर दिया है, जिसे एक्सपर्ट्स अमेरिका के H-1B का विकल्प भी बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नया वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। हालांकि चीन का ये के वीजा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके जरिए चीन दुनिया के टैलेंट को अपने यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है। आखिर चीन ने के वीजा से कैसे अमेरिका को जवाब दिया है, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चीन का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, के वीजा से अमेरिका को ये सीधे तौर पर ये जवाब दिया गया है। चीन ने ये जवाब दिया है H-1B वीजा फीस बढ़ाने के बाद चीन का ये मास्टर स्ट्रोक, जिसमें चीन ने दुनिया भर के टैलेंट के लिए अब अपने यहाँ आने के जो दरवाजे हैं उन्हें खोल दिया है। जी हां, अमेरिका की तरफ से अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया और वीजा की जो फीस है वो बढ़ाई गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इसका जवाब चीन की तरफ से दिया गया। चीन ने वीजा कैटेगरी की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें अब ये के वीजा शामिल किया है और इस के वीजा के नियम भी काफी एकदम आसान होंगे, बिल्कुल सरल भाषा में होंगे। वैज्ञानिकों और साथ ही जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स को भी आकर्षित करने की योजना चीन की तरफ से ये बनाई गई है। शिक्षा, विज्ञान समेत हर क्षेत्रों में नए अवसर इसके जरिए बढ़ाए जाएंगे। यानी कि चीन सीधे तौर पर इस वक्त आकर्षित कर रहा है पूरी दुनिया के जो युवा हैं, प्रोफेशनल्स हैं। आखिर सीधे तौर पर
किन लोगों को इस के वीजा का फायदा मिलने जा रहा है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल इसमें सीधे तौर पर आपको बता दें कि स्टेम ग्रेजुएट्स को इसका फायदा मिलेगा। STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इसमें शामिल है, जिसको स्टेम नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो तमाम विषय हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स, इन विषयों में रिसर्च जो छात्र छात्राएं कर रही हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर उन्हें जॉब ऑफर नहीं है, उसके बावजूद भी वो के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। इसके साथ ही मल्टीपल एंट्री और लंबे समय तक रहने की भी सुविधा सीधे तौर पर उन सभी लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो H1B वीजा है उसकी फीस में वृद्धि की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब चीन ने के वीजा के जरिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस देश को यह समझदारी होगी इस साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के युवाओं की आज के आधुनिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, वो कोशिश करेगा कि दुनिया भर से सारे टैलेंट को अपने यहाँ आकर्षित करे, और चीन यही कर रहा है। अमेरिका पता नहीं किस रास्ते पे है। अमेरिका को यह लग रहा है कि उसके यहाँ आकर लोग उनके संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन अमेरिका इसके चलते क्या है कि वीजा की फी में वृद्धि कर रहा है, जिससे कि लोग निश्चित तौर पर हतोत्साही हो गए। लेकिन चीन जैसा देश जो बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में भी वो कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका से मुकाबला करे और अमेरिका से आगे निकले, दुनिया की पहली इकोनॉमी बनने की वो कोशिश कर रहा है। और ऐसे में पूरी दुनिया से टैलेंटेड लोग अगर चीन में जाएंगे तो निश्चित तौर पे चीन को फायदा होगा। और चीन ने, देखिए, इधर के दिनों में चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके का डेवलपमेंट किया है कि आप, मुझे भी एक बार जाने का मौका मिला, मैंने देखा है कि चीन ने अपने आधारभूत ढांचे, शहरों को, सारी ढांचे को इतना अच्छा बनाया है कि वो किसी भी मुकाबले में अमेरिका से कम नहीं है। एक केवल उनकी समस्या है, वो भाषा की समस्या है। तो चीन इसलिए चाह रहा है कि दुनिया भर के अगर लोग वहां जाएंगे तो ये जो भाषा वाली समस्या है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो है वहां पढ़ेंगे, और उसके बाद चीन वहां से चीजों को, सॉफ्टवेयर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करके दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। अभी जो सामान को एक्सपोर्ट करता है वो अब वो सेवाओं का भी एक्सपोर्ट करने में सक्षम होगा, सॉफ्टवेयर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपोर्ट करने में सक्षम होगा। तो निश्चित तौर पे चीन ने अपने हित में जो व्यवस्था बनाई है वो अमेरिका से टक्कर लेने वाली व्यवस्था है। अब अमेरिका को सोचना है कि वो चीन से किस तरीके से इस टक्कर का जवाब दे, अपने ऑर्डर को, अपने फैसले को वापस ले, या उसी पे कायम रहे, तो दुनिया के दूसरे देश भी इस अवसर का फायदा उठाएंगे। जी अखिलेश, एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे कि H1B वीजा अमेरिका का, इसके विकल्प के तौर पर क्या चीन के वीजा को देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, चीन का जो के वीजा है वो कई मामलों में H1B वीजा से सरल वीजा है। अभी उन्होंने इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की है, अभी 1 महीना पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा की है, और माना यह जा रहा है कि बहुत ही सरल होगा, उसकी फी भी बहुत कम होगी, और उसके बाद वहां जो लोग जाएंगे उनको हो सकता है कि सब्सिडाइज रेट पे उनको आवास की सुविधा मिले, जो चीन ने अपने यहाँ पहले किया था। सिलिकॉन वैली में जो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप के लिए उन्होंने काफी फैसिलिटेट किया था। मुझे लगता है कि चीन के वीजा को देकर ऐसे टैलेंट को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करेगा, जो एक मामले में हो सकता है कि H1B वीजा से भी बेहतर सुविधाएं हों। और सुविधाओं के मामले में चीन ने अब अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि अमेरिका से किसी भी मामले में आधारभूत संरचना में वो पीछे नहीं है। तो अब देखना यह है, चीन, अमेरिका को समझना है कि वो चीन के इस फैसिलिटी का जो ऑफर है, उस फैसिलिटी का ऑफर अमेरिका कैसे करेगा, क्योंकि चीन निश्चित तौर पे चाह रहा है कि वह इस स्थिति से लाभान्वित हो, ताकि जो टैलेंट है दुनिया का वो अमेरिका अगर नहीं जा रहा है तो चीन में आए और चीन को इससे फायदा हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर चीन की तरफ से ये पूरा एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, और अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक कितना लाभदायक चीन के लिए साबित होता है, क्योंकि अब चीन इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए सीधे तौर पर पूरी दुनिया भर के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।